नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 5 जून 2020। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी है। चलिए हम देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून की जिस्ट समझेंगे कि कार्टून में बात की जाती है। कार्टून में केस कुछ ऐसा है कि एक मानवों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने के कारण एक फीमेल हाथी की मौत हो जाती है, जो कि प्रेग्नेंट भी रहती है। बट इस पूरे केस में जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो दूर बैठे एक गिद्ध की तरह, मीन एक गिद्ध क्या होता है वो बहुत दूर तक देख सकता है। तो हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं कि एक गिद्ध का रूप लेकर के बहुत दूर से इन चीज़ों को ब्रीफिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। सो कोई भी क्लोज नहीं जाना चाह रहा है, राइट। अभी आर्टिकल भी है इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए। सो हम इनसाइड द आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि पूरा केस क्या है, पूरा सिनेरियो क्या था। चलिए हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल में सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास यूएस चाइना रिलेशन के रिगार्डिंग है। यूएस और चाइना के बीच में कुछ रिसेंट में एक्टिविटीज़ हुई हैं। 2018 से ही दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना के बीच में और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर के बाद होता क्या है, अभी अभी रिसेंट में यूएसए ने किया क्या कि बोला कि अब चाइना से कोई भी फ़्लाइट यूएसए में नहीं आ सकती है, और चाइना का कोई भी स्टूडेंट जो कि वहाँ की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का पार्ट रहा हो वो यूएसए में आकर के पढ़ नहीं सकता, यूएसए में वो विजिट भी नहीं कर सकता है। तो ये स्लीव ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि यूएसए ने क्या किया कि रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। लेकिन अब ये सारी एक्टिविटीज़ हुई तो हैं, लेकिन चाइना, आज का चाइना चाइना बना कैसे, तो इसमें इस पूरे आर्टिकल में फिर इसी कॉम्प्लेक्स के सिचुएशन पर बात की जाती है कि चाइना इमर्ज कैसे होता है और चाइना के फॉर्मेशन में क्या यूएसए का योगदान रहा है। क्योंकि हुआ क्या था कि माओ के टाइम से लेकर के और आज जी जिनपिंग के टाइम तक मीन चाइना बहुत बहुत ही स्लोवली अपने वर्क पर केवल केवल फोकस करता रहा और किसी के भी इंटरनल मैटर पर इसने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, जिस प्रकार से यूएसए ने किया कि अपनी आर्मी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर भेज देना, अफगानिस्तान में भेज देना और ईरान में, इराक में। तो मीन वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पर यूएसए इन्वॉल्व होता है। लेकिन चाइना के साथ ऐसा केस नहीं था। चाइना 1949 से लेकर के स्टिल अभी तक मीन वो अपने नेबर को तंग जरूर करता है, लेकिन कभी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक पार्टी का रूप और लेकर के नहीं आता है। तो राइटर कहते हैं कि रिचर्ड निक्सन जो कि 1972 में क्या थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले फॉर्मली इस चाइना को, जो प्रेजेंट चाइना है, उसको रिकग्नाइज किया था। तो चाइना ने बहुत ही स्लोवली किया क्या कि एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड का निर्माण किया, लाइक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का निर्माण कर देना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का निर्माण कर देना, ठीक है, और अपना खुद का जीपीएस सिस्टम डेवलप कर देना, खुद का उसके पास गूगल होना, खुद का उसके पास फेसबुक होना। हालांकि उसका नॉमेनक्लेचर अलग है। तो मीन एक पैरेलल वर्ल्ड डेवलप किया बहुत ही धीरे धीरे। मीन 1976 से लेकर के इकोनॉमी में ढेर सारे चाइना ने रिफॉर्म किए और वन बाय वन करते हुए कि आज जो पूरी दुनिया जीपीएस को यूज करती है, बट चाइना उस जीपीएस को यूज नहीं करता। उसके पास बेडो नाम का अपना खुद का मीन जीपीएस सिस्टम है। और फिर आगे आगे क्या कहते हैं राइटर, कहते हैं कि चाइना ने ना केवल अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया है बल्कि अपनी आर्मी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। क्योंकि चाइना क्या है, आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा पावरफुल उसके पास मिलिट्री है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सैटेलाइट की टेक्निक्स हैं एंड मेनी थिंग। तो कहते हैं कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि ग्रेजुअली हुआ क्या कि चाइना ने वही बोला जो यूएस से सुनना चाहता था। चाइना के लीडर्स ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई पूर्वक केवल वही काम किया जो यूएस से चाहता था। तब तक केवल कहते वो थे, लेकिन अंडर द रूफ का क्या करते थे कि वो एक अल्टरनेट वर्ल्ड का निर्माण कर रहे थे। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि उन्होंने किया क्या कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का सब्सटीट्यूट, लाइक एशियन डेवलपमेंट बनाना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाना, जिस पर क्या था कि चाइना का ज़्यादा शेयर है, चाइना का ज़्यादा प्रभाव है। क्योंकि अचानक सा वर्ल्ड बैंक पर या आईएमएफ पर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वहाँ पर यूएसए का प्रभाव था। तो यूएसए के प्रभाव के विपरीत उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना शुरू किया। तो चाइना ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अल्टरनेटिव भी निर्माण किया, उनकी टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव भी निकाला, और यूएसए की टेक्नोलॉजी का मीन रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उन्होंने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सप्लाई चेन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। और अगर आज की बात करें तो आज यूएसए और चाइना दोनों के बीच का रिलेशन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दैट इज़ वाई दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं कुछ ऐसे। क्योंकि यूएसए में होता क्या है कि सप्लाई चेन का एक बेटर पार्ट, मीन एक बड़ा हिस्सा चाइना से आता है, और चाइना अभी भी फंसा हुआ है यूएसए के जाल में, क्योंकि ज़्यादातर जो भी ट्रेड होता है उसका वो डॉलर में होता है। तो चाइना अभी तक डॉलर का सब्सटीट्यूट बना नहीं पाया है। तो धीरे धीरे ये भी बना लेता, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने जब से प्रेसिडेंसी को संभाला है, कह रहे उसके बाद से ही
कह रहे उन्होंने पहली बार रिकग्नाइज किया कि चाइना हमें तो बेवकूफ़ बना रहा है। चाइना ने किया क्या कि हर चीज़ का अल्टरनेटिव बना लिया अपने अपने लिए, और ट्रेड में हमेशा से सरप्लस रहा। मीन हमेशा ट्रेडिंग में चाइना को प्रॉफिट होता है, यूएसए को नुकसान होता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पहली बार इसे रिकग्नाइज किया। फिर राइटर आगे क्या कहते हैं कि अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या वॉर हो सकता है, क्या जो अभी कोल्ड वार रन कर रहा है, क्या बिल्कुल ये वैसा कोल्ड वार है जैसा कि यूएसएसआर के बीच में और यूएसए के बीच में हुआ करता था। तो राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये यूएसएसआर के टाइम में यूएसए के बीच में जो कोल्ड वार चलता था, कह रही ये वैसा कोल्ड वार नहीं है। क्योंकि हुआ क्या था कि दोनों आइडियोलॉजिकली बहुत अलग थे। यूएसएसआर और यूएसए दोनों आइडियोलॉजिकली बहुत अलग थे और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। मीन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंसी उनकी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अगर चाइना और यूएसए की बात करें, कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर ले रहे हैं, लेकिन बट स्टिल इशू क्या है उनके बीच में कि चाइना डॉलर की वजह से फंसा हुआ है और यूएसए चाइना के सप्लाई चेन की वजह से, क्योंकि चाइना में क्या है कि लेबर कॉस्ट बहुत लो है, जिसकी वजह से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के काम वहीं पर होते हैं, चाइना में होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। मीन अगर लॉस होगा तो दोनों का लॉस होगा, राइटर यही कहना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल में जितनी बातें थी डिस्कस करने के लिए, हमने इसमें तो डिस्कस कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है स्विस चीज़ एंड द डिफेंस रिफॉर्म। ये स्विस चीज़ क्या है कि एक वो है फ्रेज़ है। तो फ्रेज में बताते क्या हैं, कहते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है ना, कह रहे हैं उसमें 3 लेयर है। कह रहे तीनों लेयर में मीन पहली लेयर को बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जैसे कोई मिनिस्ट्री हो गई, कोई डिपार्टमेंट हो गया, तो कह रहे हैं जो डिफेंस के मिनिस्ट्रीज और डिफेंस के जो डिपार्टमेंट है, ये स्विस चीज़ का ये पहला लेयर है। सेकेंड लेयर की बात करते हैं, कहते हैं कि जो हमारे रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कह रहे हैं ये इस रिसर्च सर्विसेज का, कह रहे हैं इस जो चीज़ स्लाइस का ये दूसरा लेयर है। और तीसरा लेयर कौन सा है, ये हमारी सर्विसेज हैं, जैसे कि इन्फेंट्री सर्विस हो गई, हमारी जो तीनों आर्म्स फोर्सेस हैं, कह रहे इन तीनों सर्विसेज को कह रहे हैं कि ये तीसरी स्लाइस है। तो चीज़ स्लाइस की बात करते हैं, कहते हैं कि स्विस चीज़ में होता क्या है कि तीन चरण का चीज़ होता है, उसके बीच में होल किया जाता है। तो उस होल को ये बात क्या करते हैं, कहते हैं 360 डिग्री कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मीन जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उसके बीच में, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उसके बीच में, और जो हमारी सर्विसेज हैं, जो फोर्सेस हैं जो रियली फेस करती हैं, जो वॉर लड़ती हैं, कह रहे इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, तो इससे पहले भी हो चुका है कि केवल जब केवल मिनिस्ट्रीज मीन केवल पॉलिसी मेकर्स एग्जिस्ट करते थे, मीन नीचे के 2 लेयर एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्योंकि 1960 जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त डिफेंस के इक्विपमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था कि डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, कह रहे इस पर कोई फोकस नहीं करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत तो बिल्कुल गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है, तो उसको तो कोई खतरा ही नहीं है। तो बट इसके नुकसान क्या देखने को मिले कि 1962 में अक्साई चेन का एक बड़ा हिस्सा चाइना हमसे छीन लेता है। कह रहे हैं उस वक्त हुआ था कि केवल हमारे पास पॉलिसी मेकर थे, मीन केवल पॉलिटिशियन थे, हमारे पास जो अनदर 2 लेयर थी वो नहीं थी, और उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो नहीं था। राइटर फिर तारीफ करते हैं पीएम मोदी की, कहते हैं कि ठीक है, जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने किया क्या कि इन तीनों चीज स्लाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को डेवलप करने का कोशिश किया। फिर कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निर्माण करना और डिफरेंट जो वैगनीर है, जो मीन डिफरेंट यूनिट्स का निर्माण करना, कह रहे हैं ये इस गवर्नमेंट का एक बड़ा अचीवमेंट है। इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि ये चीज ऑफ स्लाइसेस का निर्माण करके मीन इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन को डेवलप करके, और किया क्या कि अभी भी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी और सर्विसेज सेक्टर को भी, तीनों को एक लाइनअप में लेकर के आ गए हैं। फिर अगर आगे कहते हैं कि जो हमारे डिमांड है कि डीआरडीओ हो गया और जो एचएएल जैसी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं, कह रही हैं पूरे 1 साल में 8 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इंडिया को दे नहीं सकती हैं, जबकि हमारी एयरफोर्स को चाहिए ये 300 एयरक्राफ्ट। कि अगर हमें अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स को अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना है, तो अभी हमें 300 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एचएएल, उसकी कैपेसिटी ही केवल 8 एयरक्राफ्ट देने की है, 8 से ज़्यादा वो एयरक्राफ्ट दे ही नहीं सकती है। और अगर हम डीआरडीओ की बात करें कि हमें अपडेटेड गन चाहिए रहती हैं, कि गन तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्लो है कि वो टाइम पर प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंडिया को क्या करना पड़ता है कि टेम्परेरी बहुत जल्दी से ही उसे खरीदना पड़ जाता है।
और इंडिया के अगर नॉर्थन पार्ट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें और ये चाइना की बात करें, तो करिए जब ये तीनों केस एक साथ मिल जाते हैं तो इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रभाव करते हैं। तो इंडिया को जो आर्म्स है और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी में चाहिए रहेंगी। और हालांकि इंडिया बोल तो रहा है कि हम करेंगे क्या, कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कह रहे हैं वो ना केवल उस अप टू द मार्क भी नहीं है और क्या बहुत स्लो है, मीन वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सकती हैं। तो आने वाले समय में अगर मुझे 300 एयरक्राफ्ट चाहिए और साल में केवल 8 ही एयरक्राफ्ट मिल सकता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और चाइना के साथ तो हो सकता है कि कभी भी वॉर हो जाए, तो आप लड़ाई को बिना किसी आर्म्स एंड एम्यूनिशन के आप जीत नहीं सकते हो। क्योंकि जो फ्रंटियर जो हमारे वॉरियर्स होते हैं कह रहे हैं उनको तो जब तक प्रॉपर हथियार एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप उनसे युद्ध को जीतने की आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। और जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है कह रहे अब तब लगा हुआ है, कह रहे कभी भी चाइना के साथ युद्ध हो सकता है। तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं कह रहे हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर इंडिया को फोकस करना चाहिए और स्पीड को बूस्ट करना चाहिए, कि ताकि जो हम आत्मनिर्भर भारत बनने का जो केवल स्लोगन दे रहे हैं कह रहे हैं हम इसे वास्तव में पूरा कर सकें। ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये वाला भी आर्टिकल जो इससे पहले हम ये राइट हैंड साइड वाला जो आर्टिकल डिस्कस किए हैं बिल्कुल वही आर्टिकल है, बस इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि केवल कहते हैं कि स्काई रॉकेटिंग टेंशन की जो बात कर रहे हैं कि हुआ क्या, यूएसए के बीच में और चाइना के बीच में टेंशन अब बढ़ गया है। और ये 16 जून तक वहाँ की एयरक्राफ्ट को, मेन चाइना की एयरलाइंस को यूएसए ने मना कर दिया है कि वो 16 जून के बाद से चाइना की एयरक्राफ्ट यहाँ पर आएंगी नहीं। तो कहते हैं कि चाइना ने किया क्या, कि चाइना टेंशन को थोड़ा सा लूज करने की कोशिश कर रहा है। उसने किया क्या कि मार्च से ही बंद करके रखा हुआ था सारा कुछ, कि कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट चाइना में नहीं आ सकती है। लेकिन चाइना ने क्या किया कि 8 जून से बोला कि हम इसे खोल रहे हैं। तो अमेरिका की एरोप्लेन है, जो अमेरिका की फ्लाइट्स हैं कह रहे वो चाइना में मूव कर सकती हैं। मीन चाइना का जब यूएसए स्ट्रिक्ट हो रहा है, यूएसए टफ डिसीजन ले रहा है, तो चाइना क्या कर रहा है कि थोड़ा सा लूज पड़ रहा है, थोड़ा सा कह रहा है कि नहीं ठीक है, तो उसे डिस्कलेट करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट तो मायने रखते हैं, क्योंकि यूएसए को चाहिए सप्लाई चैन और चाइना स्टिल तो डॉलर से फंसा हुआ है, तो लॉस तो दोनों को होने वाला है। तो इसकी वजह से चाइना इसमें चालाकी के साथ थोड़ा सा यूएसए के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश भी कर रहा है, कि एटलीस्ट यहाँ पर तो, क्योंकि चाइना के सिटीजन्स को और चाइना के जो मेन जो फॉरेन में वो है, अगर फ्लाइट्स को अगर यूएसए नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर उसके ट्रेड को भी काफ़ी नुकसान होगा और उसके वर्ल्ड इमेज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आज स्टिल अमेरिका ना केवल सुपर पावर है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा रिच कंट्री भी है। कह रहे हैं उसके बराबर की कंपनी, मतलब रिच कंट्री कोई है भी नहीं। तो ज़्यादातर चाइना जो ग्रो अप हो पाया है कह रहे हैं वो तो यूएसए की वजह से ही हो पाया है। क्योंकि होता क्या था कि यूएसए के डॉलर में वो ट्रेड कर पाता था, क्योंकि उसके पास खुद की इतनी अच्छी करेंसी नहीं है कि जो वर्ल्ड लेवल पर मान्य हो। और चाइना करता है क्या कि वर्ल्ड लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, और चाइना एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो अगर डॉलर पर अगर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो उसको ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि वो ट्रेड पर डिपेंडेंट पूरी तरह से कंट्री है, तो उसका ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए चाइना इस प्रकार के मूव रन कर रहा है। ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास अगेन वही कि जो एक मानवों के द्वारा जो अमानवीय कृत्य किया गया था, एक पलक्कड़ रिवर के पास होता क्या है कि एक फीमेल हाथी को मेन अनानास के पाइनएप्पल के फॉर्म में मेन कुछ एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट को उसको खिला दिया जाता है। तो उससे होता क्या है कि वो ब्रीथ नहीं कर पाती है और एक जगह पर शांत बैठे बैठे एक रिवर के अंदर वो अपना दम तोड़ देती है। तो फिर राइटर कहते क्या है, कहते हैं कि जो इस प्रकार का कृत्य है ना, कह रहे इस प्रकार का जो अमानवीय कृत्य है, कह रहे ये दिखाता क्या है कि ह्यूमन के बीच में और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। और हमें गार्डिकल रिपोर्ट की याद दिलाता है कि गार्डिकल रिपोर्ट ने कहा क्या था कि ह्यूमन के बीच में और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसलिए पूरे वेस्टर्न घाट को हमें इको सेंसिटिव जोन में इंगित कर देना चाहिए, डाल देना चाहिए। लेकिन जो कोस्टल रीजन के स्टेट हैं कह रहे ये बात मानने से तैयार नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इंडस्ट्रीज को वहाँ पर डेवलप करना चाहते थे। राइडर कहते हैं कि इंडिया में हालांकि बहुत कम भी नहीं है एलिफेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कह रहे हैं कि अगर हम काउंटिंग की बात करें कुछ ईयर बिफोर की, तो 30,000 से कम ही हमारे पास एलिफेंट बचे हुए हैं। तो अगर हम इस पर फोकस नहीं करते, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और अगर इस प्रकार के कृत्य अगर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ केसेस अप्रोचिंग वगैरह बढ़ जाती है, तो इससे लॉस ज़्यादा हो सकता है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें इसके लिए भी, जिस प्रकार से टाइगर को सेव करने के लिए और इस प्रकार के इनिशिएटिव चलाने पड़ रहे हैं, कह रहे हो सकता है कि हमें हाथी के लिए भी ऐसा करना पड़ जाए। और मानव और
मीन एक होता ह्यूमन के बीच में और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो गार्डिगल रिपोर्ट पर हमें फोकस करना चाहिए और उसे इको सेंसिटिव जोन में डाल देना चाहिए। और इस प्रकार के अगर कोई कृत्य करता है, अगर एनिमल चाहे हंटिंग हो गई, चाहे ऐसा कोई भी काम हो गया, तो उस पर स्ट्रिक्ट सजा का भी प्रावधान करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए, वो है इम्ब्रेसिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन। कह रहे होता क्या है कि हम एनिमल्स से के जो मांस होता है, कह रहे उसे खा करके हम डॉक्टर से बोलते हैं, कहते हैं कि हमें एक अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो दे प्रोवोक, बहुत ज़्यादा वो प्रोवोक करते हैं इसको कि हाँ, और इसके फेवर में बहुत सी बातें बताते हैं कि नॉन वेज खाने से मीन अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो इसी बात से ये पूरा आर्टिकल में इसी बात के इत्तेफाक को, मीन इस भ्रम को दूर किया जाता है। बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं अगर आपको मांस खाना भी है ना, तो अल्टरनेटिव प्रोटीन भी का भी निर्माण हो रहा है। मीन हम करते क्या है कि क्रॉप्स के सेल से भी मांस का निर्माण करते हैं, और किसी एनिमल के एक सेल से लैब के अंदर भी मांस का प्रोडक्शन हो सकता है। राइटर में आगे बताते हैं, कहते हैं अगर हम कनाडा की बात करें, सिंगापुर की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो कह रहे ये वो कंट्रीज़ हैं, कह रहे जहाँ पर नॉनवेज ईटर्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, बट वो इस प्रकार से किसी भी एनिमल को किल करके नहीं बनाते हैं, वो लैब में तैयार करते हैं। और इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज भी वहाँ पर करें, इस प्रकार से चीज़ों को सेंसिटाइज कर रहा है। और कहते हैं आज तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। कहते हैं जो नॉनवेज ईटर्स हैं ना, कह रहे हैं इनकी नॉनवेज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को लॉस होता है, कह रहे उतना लॉस किसी भी चीज़ से नहीं होता है। कह रहे हैं कि अगर हम टॉप 3 एनवायरनमेंट लॉस को अगर देखें, तो टॉप 2 में तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि अगर हम नॉनवेज को मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो नॉनवेज की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये ना केवल वायरस को वो करती हैं, इमर्ज करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो जिनोसिस वायरस इमर्ज हुए हैं, कह रहे हैं वो इसी वजह से हुए हैं। कह रहे हैं ज़्यादातर जो जहाँ पर नॉनवेज मैन्युफैक्चर होता था, कह रहे हैं ज़्यादातर वायरस तो वहीं से निकले हुए हैं। और ना केवल वायरस के ये कॉज बनते हैं, बल्कि ये ग्रीन हाउस को भी, मीन हमारे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी लॉस प्रोवाइड करवाते हैं, मीन काफ़ी लॉस करते हैं। तो राइटर कहते हैं कि हमें इसके अल्टरनेटिव बताना चाहिए। कह रहे हैं या तो हम क्रॉप से बने हुए फ्लैश का यूज करें, मीन उसके प्रोटीन का यूज करें जो हमारे फसलों से प्रोटीन निकल करके आता है, और या तो हम लैब में बने हुए मांस का प्रयोग करें, ना कि इस प्रकार से किसी एनिमल को हंट करके प्रयोग करें। क्योंकि जब डिमांड नहीं होगा, तो लोग सप्लाई नहीं करेंगे, और जब सप्लाई वाला पार्ट रुकेगा, तभी ये एनिमल हंटिंग रुक सकती है। अदरवाइज इसे रोकना, किसी लॉस के माध्यम से रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज के डेट पे हमारे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे, मैंने सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।